साहब, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मेरे तक भी आज एक खबर आई जिसको मैंने शेयर कर चुकी हूँ किसी हद तक। मियाँ साहब के बारे में बहुत से लोगों की रिजर्वेशंस हैं कि बड़ी दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान जाने का कहा, बड़ी दफ़ा रुक गए, मगर अब तो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया है। मियाँ साहब बुध वाले दिन इंग्लैंड से उठे हैं और सऊदी अरेबिया रवाना हो गए हैं। एंड नाउ ही इज़ हेडिंग टू पाकिस्तान ऑन 21st। किसी भी अदालत से जाके बेल हो जाएगी उनकी। तो क्या फरमाएंगे इसके बारे में? हम्म। या कर जाते हैं। तो अभी उनका वो अभी वेट करें, थोड़ा सब्र करें। अभी आगे बहुत से मैचेस आने हैं, दो मैचेस सारी टीमों ने खेले हैं और इस वक्त हाँ इस वक्त जो है बेशक टॉप पे साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान और एक और टीम है 4-4 पॉइंट्स के साथ, लेकिन बाकी अभी नीचे ऑस्ट्रेलिया दे कैन कम बैक, वापस आ सकते हैं अच्छी फॉर्म में। इंग्लैंड कम बैक कर सकता है, तो अभी बहुत दूर है। देखें क्या होता है आने हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त। मगर एक दूरस्त। बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल, इवन इंडिया की टीम बड़ी बेहतरीन टीम है। आपने भी जैसे कहा ना, साउथ अफ्रीका के लिए चोकर्स का नाम इस्तेमाल किया गया था। इस दफ़ा इंडिया की टीम के लिए पता है चोकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इंडिया वालों ने तो, हमने क्योंकि पिछला मैच बहुत अच्छा खेल के जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने श्रीलंका के अगेंस्ट 345 और 348 व्हाटएवर इट वाज। हमने चेज किया 344 को, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड कप में आज तक किसी टीम ने इतना स्कोर नहीं किया। तो इंडिया को लगा कि पाकिस्तानी टीम की बहुत बल्ले बल्ले हो गई है और पाकिस्तानी टीम वापस एक यूनिट बन गई है और फॉर्म में आ गई है और हमारे साथ ये बहुत, अब सैटरडे को जो कंपटीशन हमारा मुकाबला होना है बहुत सख्त होना है। तो उन्होंने कहा हम अपना प्रिपरेटरी, उनका जो मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान, उन बेचारों को गुस्सा, जो श्रीलंका हमें नहीं हरा सका, तो उसका गुस्सा उन्होंने अफगानियों पे कल निकाल दिया है। इतना बुरा उन्हें मारा है बेचारों को, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी इतना मारने की जितना उन्होंने मार दिया है उन्हें। और वो शायद अपना रन रेट बेहतर करना चाहते थे या अपनी प्रैक्टिस कोई जरूरत से ज्यादा करना चाहते थे, यानी और जो भी था। तो अब हमारी टीम इस वक्त वाकई इस पोजीशन में है कि हम सैटरडे वाले दिन इंडिया को टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे जी। इंशाल्लाह तबारिक व तआला, इंशाल्लाह तबारिक व तआला। अच्छा जी, अब आ जाए ना वो सवाल भी था मियाँ साहब, बुध के दिन बुध ते कम सुध। और अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का हमारे लोग जो है ना, थोड़ा चीज़ों को बैकग्राउंड पे देखना पड़ता है। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड क्यों गए थे? इंग्लैंड गए थे बहुत सारे इदारों को, हमारी पूरी कौम को, हमारी उस वक्त की इमरान खान की भोली गवर्नमेंट को, डॉक्टरों को, सबको चीट करके वो गए थे। और उनके प्लेटलेट्स लाहौर से जब चले थे तो बहुत नीचे थे, और मीटिंग में, जब कैबिनेट की मीटिंग में उनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स जो सही थी या जेली थी, जैसी भी थी, पेश की गई। एक नहीं, मुख्तलिफ लैब्स की थी, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की भी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी समझ नहीं लगी, जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी। जब वो रिपोर्ट्स पेश की गई तो हालत ये थी कि शीरी मिजारी जैसी जो इंसानी हकूक की मिनिस्टर थी इमरान खान की गवर्नमेंट में और बड़ी सॉफ्ट हार्टेड खातून है, वो लिटरली रोना शुरू हो गई मीटिंग में। इस हद तक उन्होंने सिस्टम को चीट किया और जेली प्लेटलेट्स का अप एंड डाउन करके वो वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वो तो हट्टे कट्टे हैं, ठीक ठाक हैं। वहां उन्होंने पिज्जे भी खाए, कॉफियां भी पिए, वॉक्स भी की और मीटिंग्स भी की। भत्ता के कैबिनेट को कई दफा उन्होंने तलब किया, हालांकि वो खुद मतलूब थे हुकूमत पाकिस्तान को, लेकिन उनका कमाल ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को वो अपने पास लंदन में तलब करते थे और वहां फिर कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी, अहम फैसले होते थे। पेट्रोल की कीमत कितनी कम करनी है, ज्यादा करनी है, फैसले उनके हाथ से होते थे। एक दफा उन्होंने अलबत्ता ड्रामा किया था कि उनके सामने जब समरी रखी गई कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, तो मरियम नवाज ने कहा कि, नवाज शरीफ साहब ने जब ये समरी देखी और काफी डिस्कशन के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा, तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठकर चले गए। अब ये अपने तौर पर ये बताना चाहती थी कि बड़ी वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, बड़े पब्लिक के वो हैं, हमदर्द हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब। उनसे ये फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ और उठ के चले गए। मियाँ साहब, फैसले बर्दाश्त करने के लिए आपको, अगर आपको अल्लाह ने इतनी ताकत या इस्तात दे दी थी, तो आप इमरान खान की तरह डट के खड़े हो जाते और कहते कि हाँ, मैंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी, IMF से टक्कर लेनी है तो ले लेनी है। और आपको अपनी कौम पे तकिया होना चाहिए था, जिस तरह इमरान खान ने अपनी कौम पे तकिया करते हुए IMF से अपने वजीर खजाना शौकत तरीन को कहा कि IMF को आंखें दिखा दो, मैं इस कौम को उठा सकता हूँ, हमारी कौम उठ सकती है और हम मेहनत करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे। इमरान खान ने तो अपनी कौम पे भरोसा करते हुए, तकिया करते हुए और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, अपनी IT इंडस्ट्री पे,
अपने जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके फॉरेन रेमिटेंसेस पे, इन सब पे भरोसा करते हुए इमरान खान ने डट के आईएमएफ को आंखें दिखाई थी, जिसे बाद में आप ये कहते रहे कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ जो है पूरा नहीं किया मुआहदा और उसका हमें ये फॉल आउट हुआ। हाँ, पूरा मुआहदा करना या ना करना ये जो उस वक्त का वज़ीर आज़म होता है, जो हुकूमत होती है, जो कायद होता है पार्टी का, जो सरबराह होता है, उसके अपने हक में हाथ में होता है। मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ उठ के चले गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इसहाक डार को या मिफ्ताह इस्माइल को कि पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाओ और मेरे लोगों पर बोझ ना डालो। अब वो पाकिस्तान रवानगी के लिए रवाना हो चुके हैं, लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने माशाल्लाह उम्रा भी कर लिया है, अल्लाह ताला उनका कबूल करे। और उन्होंने जो दुआएं मांगी हैं चौथी दफा अपना वज़ीर आज़म बनने की, वो तो पता नहीं पूरी हों या ना हो, लेकिन अगर उन दुआओं में अगर एक दुआ ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम की और पाकिस्तान मुल्क की खुशहाली, बेहतरी और तरक्की के लिए अगर कोई दुआ मांगी है तो अल्लाह ताला वो कबूल करे, आमीन। अब वो वहां से कतर जाना चाहते थे, लेकिन कतर के तो जहां सैफुर रहमान जो उनके कनेक्टर हैं कतर गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ कोई खानगी मामलात हो गए हैं, वो शायद कतर अब ना जा सकें। सऊदी अरब में वो 5-6 दिन उनके क्याम का इरादा है और वहां वो कोशिशें कर रहे हैं कि MBS मोहम्मद बिन सुलेमान उनसे मुलाकात हो जाए या और किसी हाई अप से मुलाकात हो जाए और वहां से कुछ गारंटी मिल जाए। उनका इरादा तो ये भी था कि वो दुबई से और UAE से और सऊदी अरब से, अंदाजा था मुस्लिम लीग नून वालों का कि $10 अरब की कमिटमेंट्स लेके या $10 अरब लेके पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान की हालात बदल जाएंगे। लेकिन ये जो हमास वालों ने अटैक किया है, हमास वालों ने अटैक पता नहीं क्यों किया है हमास वालों ने, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे $10 अरब के छाबे को उन्होंने उलट दिया है। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारे मियां नवाज शरीफ साहब इस उम्मीद पे बैठे हुए थे कि हमें सऊदी अरब से और UAE से $10 अरब मिलेंगे, लेकिन अचानक उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, हमास और इसराइल की जो जंग छिड़ गई है उसमें अब वो $10 अरब क्या, हमें तो किसी ने $5 अरब भी नहीं देने। क्योंकि जब आपके अपने घर में आग लगी हुई हो, आपके अपने मसाइल इतने ज्यादा हो, तो आप कैसे किसी और को दे सकते हैं, और वो भी खैरात के तौर पर। कोई उधार हमारा उन्होंने वापस नहीं करना पाकिस्तान का, वो तो एक बख्शीश थी। अगर वो दे देते इस उम्मीद पे कि मियां नवाज शरीफ साहब उन्हें कायल कर लेते कि हाँ वाकई मैं आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने वाला हूँ और मुझे हर तरफ से गारंटीज मिल गई हैं। और जहां तक गारंटीज की बात है, ये कैसे हो सकता है कि आप लंदन में बैठ के, पहले आपने गुजरांवाला की स्पीच में, एक स्पीच में आपने 11 दफा उस वक्त के आर्मी चीफ, हाजिर सर्विस आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के हाजिर सर्विस DGISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक स्पीच में 11 दफा उनका नाम लेके उनको हदफ तनकीद बनाया हो। उसके बाद फिर मामला जैसे तैसे चल गए, मजबूरी थी, इमरान खान को निकालना था, उन्होंने निकाल दिया गया, या इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट कामयाब हो गई किसी तरीके से भी। शहबाज शरीफ को लाना था क्योंकि शहबाज शरीफ ही उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें रखने वाले पार्टी के लीडर थे। अगर वो आ भी गए, उसके बाद भी आपको हुकूमत मिली, आपने 16 महीने दबा के अपनी मर्जी के फैसले भी कर लिए, अपना जो कुछ आपने करना था सीधा कर लिया, नैब की तरमीम कर ली, केसेस खत्म कर लिए। इसहाक डार साहब ने 4 साल की सेनेटर के तौर पर अपनी तनख्वाहें ले ली, अपने घर खुलवा लिए, अकाउंट खुलवा लिए जो फ्रीज हुए हुए थे, अपने केसेस खत्म करा लिए। सलमान शहबाज ने वहां से सीधी फ्लाइट ली, एयरपोर्ट पे पहुंचे, लाहौर उतरे, आगे से प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जाके घर में क्याम फरमाया। अगले दिन वो कोर्ट में जाके उन्होंने अपनी जमानत कराई और अपने केसेस खत्म कराए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज ने अपने केसेस खत्म कराए, और पता नहीं किस किस ने इससे फायदे उठाए। सारे आपने काम कर लिए। उसके बाद फिर आप टेढ़े के टेढ़े साबित हुए। आपने फिर लंदन से बैठ के एक स्पीच की और उसमें आपने एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खोसा, उमरता बंदयाल, साकिब निसार और एक्स DGISI फैज हमीद वगैरह का, और मौजूदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3rd सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन का नाम लेके आपने कहा कि उनका एहतसाब होना चाहिए। आपने ये स्पीच कर ली। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, रेड कारपेट मिलेगा? मियां साहब, ये सारा सिर्फ आपको पाकिस्तान लाने तक की बात है। जब आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे आपको असल भाव उस वक्त पता चलेगा। और वो जो अहमद मुश्ताक का शेर है ना कि पता चलेगा सफर में मेरी वहाबन को कि ये ट्रेन तो अजमेर जाने वाली है। मियां साहब, ये ट्रेन अजमेर जाती है या दाता दरबार, ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद आपको असल रंग पता चलेगा हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और हमारे इदारों का, उन इदारों का जिनके लोगों के आप नाम ले लेके उन पे तनकीद करते रहे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही कुछ अंदाजा हो जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फॉर एग्जाम्पल, उसमें 3 मेन पॉइंट थे। एक पॉइंट मेन ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो सारा इख्तियार एक मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में है, वो नहीं होना चाहिए, 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास होना चाहिए। ये डोल तो डाला था मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने उमर अताब बंदयाल को बांधने के लिए, लेकिन उमर अताब बंदयाल साहब उस वक्त तो अपना टाइम गुजार गए, उन्होंने इसे होल्ड पे रखा। अब काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि 5-6 महीने इन्होंने कोई केस ही नहीं लिया था,
और नाराज होकर बैठे रहे थे, और अब वो अपनी उस नाराजगी को जस्टिफाई करने के लिए कि जब हमारे पास 56,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सेकंड सीनियर मोस्ट जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो सिर्फ इस बात पे किसी केस को हाथ ना लगाएं कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को क्लियर करें फिर मैं केसेस पकड़ूंगा, और वो अपनी 5-6 महीने की उस खिफ्त को मिटाने के लिए काजी फायज ईसा साहब इस मामले को निपटाना चाहते थे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो वाकई 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी का मामला करें, और इसलिए भी वो मामला करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता है कि 3 सीनियर मोस्ट में से एक वो खुद हैं, एक जस्टिस तारिक मसूद हैं जो उनके हमनवा हैं, उनके दोस्त हैं, और उन किसी बात पे वो नो नहीं कहते। तीसरे नंबर पे एजाजुल एहसन है, वो अगर 2-1 की अक्सरियत से कोई एतराज कहीं करेंगे भी तो उसकी कोई बात नहीं, इसलिए काजी फायज ईसा साहब की ये फेवर में जाती था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अपील करने का हक बिल्कुल होना चाहिए, ये एक मफादे आमा की बात है, वाकई अपील का हक होना चाहिए कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी सीनियर जज 100 मोटो ले लेता है और उस पर अपना फैसला सुना देता है, तो जो भी मुतसरा पार्टी है उसे अपील का हक होना चाहिए, ये तो पब्लिक के फेवर में बात जाती है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट थी कि बैक डेट से अपील का हक मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे लोगों को फायदा पहुंचाना था। यहां आके असल बात क्लियर हुई कि वो जजेस जो पहले तो काजी फायज ईसा साहब के साथ 9-6 के साथ तरमीम नंबर 1, तरमीम नंबर 2, शिक नंबर 1 और शिक नंबर 2 पे काजी फायज ईसा साहब के साथ बैठे हुए थे, तीसरी शिक पे जब बात आई कि मियां नवाज शरीफ साहब को फेवर देनी है या नहीं देनी, उस वक्त 3 जजेस, वो कौन से 3 जजेस थे? जस्टिस एहसन अजहर रिजवी थे, मोहम्मद अली मजहर थे और याहिया अफरीदी थे। इसका मतलब है जो भी हमारे मुक्तदर हल्के हैं, जो भी ताकतवर हल्के हैं, जिनकी बात चलती है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे आरफा बाजी आपसे पूछता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त अमल दखल किसका है? हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है ना। हमारे चेयरमैन सेनेट किसके कहने पे चलते हैं? जो एस्टेब्लिशमेंट उनका थी, इस वक्त तो और कुछ हो ही नहीं रहा। इवन वो जो हमारे नादरा में इन्होंने हाजिर सर्वर जनरल लगा दिया था कि नादरा का चेयरमैन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, और हाजिर सर्विस, हाँ बिल्कुल, हाजिर सर्विस नादरा का चेयरमैन है। नैब का चेयरमैन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। पंजाब गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। सिंध का चीफ मिनिस्टर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। चेयरमैन सेनेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। आरिफ अलवी साहब को जो स्क्रीनशॉट दिखाए गए उसके बाद वो भी अब उनके ही हुए और उस पर बात खुल के हो चुकी है। इमरान खान नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान भर में कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित से लेकर वहां कोयटा तक अगर किसी कोई पत्ता भी हिलता है तो वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। ये कैसे हो सकता है कि ये 3 जज साहिबान याहिया अफरीदी, मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहर रिजवी, ये तीनों अचानक शिक नंबर 3 पे मियां नवाज शरीफ को फेवर देने पे एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ चले गए और फैसला 7-8 के उससे अक्सरियत से इनके मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो गया। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में इन 3 जजेस पे नजर रखनी होगी हमारी अवाम को कि ये अब पता चल गया है कि ये कहाँ से इशारे मिलते हैं और कहाँ के इशारों पे ये चलते हैं। मियां साहब को ये बात समझ आनी चाहिए, लेकिन चूंकि मियां साहब को पाकिस्तान लाने तक का मामला है, जब तक पाकिस्तान मियां साहब नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक उनकी हर बात मानी जाएगी और बाज़ाहिर ये शो किया जाएगा, टेलीविजन पर प्रोग्राम्स किए जाएंगे, प्रोटोकॉल, उनका इस्तकबाल, सारा कुछ मियां साहब की फेवर में होगा। लेकिन जब मियां साहब पाकिस्तान में कदम रखेंगे उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये ट्रेन अजमेर जाती है, दाता दरबार जाती है या अटक जेल जाती है, ये उसके बाद पता चलेगा। जी बहुत शुक्रिया। अभी जब आप बात कर रहे थे ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। देखिए मैं ज़ाती तौर पे हम बाज़ औक़ात चीज़ों को बाय कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं आई वाज सोल्ड कि नादरा का जो अब चेयरमैन लगाया है वो जनरल है, और जनरल भी रिटायर्ड जनरल नहीं है, आर्मी से जनरल हैं जिनको यहाँ किया। यस, ही इज़ वेरी क्वालिफाइड, ही इज़ अ मैन जिन्होंने एटॉमिक पावर का जो प्लांट है उसको भी लुक आफ्टर किया। उन्होंने मेरा ख्याल है PhD IT में स्पेशलाइजेशन किया। अब फयाज़ विलाना साहब इसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप इमेजिन करें कि नादरा वो इदारा है जो कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, क्योंकि हर इंसान का शनाख्ती कार्ड, फयाज़ विलाना साहब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे शनाख्ती कार्ड और हमारे फिंगरप्रिंट सारे वहाँ पे हुआ करते होते हैं, मगर वहाँ पर आर्मी का एक वर्किंग इन जॉब, नॉट रिटायर्ड, प्रेजेंट इन जॉब जो है जनरल को जब लेके आए हैं, तो भाई फिर जनरल की धाक तो जनरल की होती है जो यूनिफॉर्म पहन के आए, तो फिर तो वो जिस चीज़ को कहेगा वोट पाई जाओ, इन्फॉर्मेशन दे ही जाओ, तो वही कुछ दे ही जाना है। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? अच्छा, ये जो वोट वाली बात है ना, वोट अभी दूर हैं।
अगर कोई इस तरह के शकूक शुबात जिस तरह के आप इजहार कर रही हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, पहली बात तो यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कोई उस तरह की ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले को उठाएंगी तो यकीनन इलेक्शन के अनाउंस होने तक या इलेक्शन के आने तक में भी इन जनरल साहब को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि ये कोई इस तरह नहीं है कि एक दफा लगा दिया गया तो वो मुश्किल वहां बैठ गए हैं। हमें तो आज की बात करनी चाहिए, और आज जब से उन्होंने वहां पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने छानबीन शुरू किया है, आज की ताजा तरीन रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब से 12,000 उन अफगानियों का रिकॉर्ड पकड़ा गया है, और अब उन्हें सऊदी गवर्नमेंट से कहा जाएगा कि इन्हें वहां से डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान के हवाले किया जाए। 12,000 ऐसे अफगानी शहरी हैं जो पाकिस्तान के फेक शनाख्ती कार्ड्स पे उन्होंने पासपोर्ट बनवाए, और पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे वो सऊदी अरब में जाके काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 12,000 अगर सऊदी अरब में से पकड़े गए हैं, और ये सिर्फ दो बंदे गिरफ्तार हुए हैं नादरा इस्लामाबाद के, एक ऑफिसर है और एक लोअर ग्रेड का बंदा है, पूरा गैंग है उसका। और लाहौर में कोई इनका मेन था, जो प्राइवेट बंदा था, जो इनको कनेक्ट करवाता था, जो सारे अफगानियों के मामलात करता था। वो लाखों रुपए लेके लोगों के पहले शनाख्ती कार्ड बनवाते थे, फिर लाखों रुपए लेके उनके पासपोर्ट बनाते थे, और फिर वो वीजे लेके बाहर निकल जाते थे। अगर सऊदी अरब से 12,000 निकल आए हैं, यूएई से अंदाजा करें कितने निकलेंगे, बाकी मिडल ईस्ट से, गल्फ कंट्री से कितने निकलेंगे। फिर फार ईस्ट में हमारे पाकिस्तानी काफी गए हुए हैं, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, उधर गए हुए हैं मजदूरी के लिए, वहां से कितने अफगानी निकलेंगे। अगर तो हमारे जनरल साहब ये इस तरह की सफाई करने आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइवेट जितने भी चेयरमैन नादरा इससे पहले थे, ये सारा कुछ उनकी नाक के नीचे होता रहा है। आज अगर हमारे हाजिर सर्विस एक आर्मी जनरल ने पकड़ लिया इस तरह का मामला और मजीद बेहतरी आ रही है, तो कोई इसमें अर्ज नहीं है। हाँ, इलेक्शन से पहले पहले इन्हें वहां से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के फिर शकूक शुबात जो होंगे कि वोट कहाँ डल रहे हैं, कैसे डल रहे हैं, किस तरह डल रहे हैं, वो वाकई लोगों के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल होगी। क्यों कि इलेक्शन एक ऐसी चीज है जो वाकई एक आम आदमी समझता है कि मेरे पास एक ही हक है अपनी राय के इजहार का, और वो वोट वाला दिन है। अगर वोट वाले दिन मेरे वोट के साथ इस तरह का कुछ हाथ हो जाना है, तो वो फिर इस पाकिस्तान से और पाकिस्तान के सिस्टम से मायूस हो जाएगा, जो कि तबाहकुन सूरत हाल होगी। एक और इस अफगानियों के मामले में एक मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि यूएनएचसीआर और आईयूएम ने पाकिस्तान से अपील की है कि अफगान शहरियों को, जो आपने कहा है कि 31 अक्टूबर से पहले पहले आप पाकिस्तान छोड़ दें, अब सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। इन 20 दिनों में वो कहते हैं आगे हार्श वेदर आ रहा है अफगानिस्तान में, तो ये लोग मूव नहीं कर सकते, इन्हें मूव ना किया जाए, इनकी कुछ अरेंजमेंट की जाए। बिल्कुल ठीक है, अगर यूएनएचसीआर या आईयूएम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है, अगर वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो हम तो पिछले तकरीबन 8-9 महीने से इस्लामाबाद के 7 से 10 होटल बुक हैं। अफगानियों को सिर्फ 7 दिन वहां क्याम कराया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, और उसके बाद आईयूएम वाले उन्हें कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, इटली में, यूके में और दुनिया भर में उन्हें लेके जाते हैं और वहां छोड़ के आते हैं खैर वाफियत से। अगर इस तरह का इंतजाम आप करते हैं, जिस तरह आप पहले पाकिस्तान के होटल्स को, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट वालों को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को आईयूएम के जरिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के जरिए पेमेंट करके अगर आप उनको सेटल कराना चाहते हैं तो वेलकम। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया है कि ये जो गैर कानूनी अफगानी शहरी पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं, तो उन्हें निकालना है तो निकालना है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह हाजी कैंप है हमारा इस्लामाबाद में, बहुत बड़ी जगह है, इसके अलावा और इस तरह के लियाकत जिम्नाजियम, जिन्ना स्टेडियम और बहुत सारी जगह हैं, वहां आप इन अफगानियों को इकट्ठा कर लें, वहां उन्हें क्याम कराएं, उनके खाने पीने का, रिहाइश का पूरा इंतजाम किया जाए, और जब तक उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक उसके अखराजात यूएन बर्दाश्त करे, आईयूएम बर्दाश्त करे, यूएनएचसीआर बर्दाश्त करे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। लेकिन इस अपने फैसले से 31 अक्टूबर से पहले पहले गैर कानूनी अफगानियों को पाकिस्तान से निकल जाने वाले फैसले से वापस नहीं हटना चाहिए। हाँ, यूएनएचसीआर और आईयूएम को कहना चाहिए कि अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आगे आएं, पैसा रखें सामने, पैसा खर्च करें इन पे, हम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप पॉलिटिकल लिहाज से और चीज़ों को कवर करेंगे। इमरान खान साहब, उस्मान डार को आपने अपने लास्ट प्रोग्राम में कवर किया था। इमरान खान साहब का सुना है वेट लॉस बहुत हुआ है। व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या पोजीशन होगी इमरान खान की? सुना है कि कोई बैकडोर पे मीटिंग्स भी चल रही हैं, अगर है तो क्या है? अच्छा, जो बैकडोर वाली मीटिंग्स है ना, बैकडोर वाली मीटिंग्स आप देखें, मोहम्मद अली दुरानी थोड़े से एक्टिव हुए फिर खामोश हो गए, असद कैसर थोड़े से एक्टिव हुए फिर वो पीछे हट जाते हैं। बैकडोर पे हर वक्त राब्ते चल रहे होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि राब्ते खत्म हो। क्यों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी जमात है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी कोई 2, 4, 6 बंदों की बात नहीं है, 150 तो जर्नैल है हमारा जीएचक्यू में सिर्फ।
इसके अलावा और लोग हैं पाकिस्तान में, इंटेलिजेंसिया है, एकेडेमिया है, फिर लोग इस तरह के मुख्तलिफ इदारों में हैं, चाहे वो सिविल में हों, चाहे रिटायर्ड हों, चाहे हाजिर सर्विस हों। सारे लोग कंसर्न हैं इस इशू पे कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को इस तरह दीवार के साथ लगाना है कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि इंटरनेशनली भी आपके लिए कोई अच्छा मैसेज पाकिस्तान का नहीं जा रहा। और फिर जिस तरह के टोले को आप पहले 16 महीने ला के आपने बिठाए रखा, आप अगर दोबारा उन्हें लाना चाहेंगे तो फिर क्या होगा। और वो मियां नवाज शरीफ जिस पे आपको यकीन ही नहीं है, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी ताज़ा तरीन कहा कि मैं साहब हम चाहते हैं उनका, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, तो मैंने एक प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को बताया था कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद के जिनका राब्ता है कमर जावेद बाजवा साहब से, उन्होंने उनसे पूछा कि कमर जावेद बाजवा साहब, ये मियां साहब ने फिर दोबारा ये क्या तकरीर करनी शुरू कर दी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बंदे की फितरत तो नहीं बदलती ना। कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि बंदे की फितरत तो नहीं बदलती ना। तो जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के अगर जेहन में ये है कि मियां साहब की फितरत नहीं बदल रही, ये वही डॉन लीक्स वाले हैं और ये वही हैं जो पाकिस्तान की सिविल सुप्रीमेसी के नारे की आड़ में अपनी जाती सुप्रीमेसी की बात करते हैं, सिविल इदारों को मजबूत करने की बजाय अपनी जात का और अपने खानदान को मजबूत करने की बात करते हैं, और उसके लिए वो बड़ी सी बड़ी दीवार के साथ भी सर फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए यहाँ से आगे का सफर कोई आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दूसरी तरफ भी राब्ते खत्म नहीं करने, राब्ते जारी रखने हैं। लेकिन चूंकि अब मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके पूरे खानदान को और उनकी पार्टी को और उनके चाहने वालों को और उनके हमदर्दगान को ये तासुर देना है कि मियां साहब के लिए सब हरा हरा है, इसलिए अभी वो फिल वक्त बैक बर्नर पे रखे हुए हैं। उन्होंने जो बैक डोर राब्ते थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, वो अरेस्ट हो जाएंगे, जब बिहाइंड दीवार चले जाएंगे, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर मियां नवाज शरीफ से भी बात होगी, फिर शहबाज शरीफ से भी बात होगी। ज्यादा चांसेस यही हैं कि मियां नवाज शरीफ की दाल ना गले, शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की दाल गल जाए। शहबाज नवाज शरीफ साहब को तो जो उनकी पहली गुजरांवाले वाली स्पीच थी वही बड़ी भारी थी, अब आखिरी इन्होंने जो स्पीच कर दी है ये शायद उससे भी ज्यादा भारी है। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब की तो वापसी के कोई चांसेस, वापस बैक टू इक़्तिदार तो चांसेस नहीं है। हाँ, बैक टू पाकिस्तान, बैक टू इस्लामाबाद, बैक टू पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें आ सकते हैं। हाँ, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी आइंदा इलेक्शन में बिहाइंड दी बार होंगे और इमरान खान भी बिहाइंड दी बार होंगे, पार्टियां दोनों की इलेक्शन लड़ लेंगी। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर निकल के जलसों से खिताब करेंगे तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते जिनकी आप बात करते हैं, और बैकडोर राब्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, वो बैकडोर राब्ते मजबूर करेंगे हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान को भी बाहर निकल के स्पीचेस करने दें, और इमरान खान पे जितने ये जो केसेस साइफर ये वो इधर उधर हैं उसको एक हद तक वो लेके जा सकते हैं, उस हद तक जहां वो इमरान खान से बेहतर कोई डील, बेहतर कोई एग्रीमेंट, बेहतर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर सकें। क्यों कि ये हो ही नहीं सकता कि अगर इमरान खान ने केसेस से निकलना भी है तो टर्म्स एंड कंडीशंस तो तय होंगी, अगर उसने इमरान खान ने बिहाइंड दी बार रहना है फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी, इमरान खान की पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है फिर भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात होगी। और टर्म्स एंड कंडीशंस हम कोई पाकिस्तान दुश्मन दो कुव्वतें नहीं है, उनकी नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान के ही लोग हैं, चाहे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये जितने लोग हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं। हमें एक दूसरे से नफरत कम से कम करनी चाहिए और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का हौसला हम लोगों में होना चाहिए। जी, बहुत सारी चीज़ों को आप भी कवर करेंगे, मगर मेरा आज बड़े गम के साथ मैंने शेयर किया, मुझे पाकिस्तान की सूरत हाल को भी देखती हूँ तो आई फील सैड, मगर सियासत सब कुछ अपनी जगह पे है। जुनैद सफ्दर ने आज कन्फेस किया है इंस्टाग्राम अपनी स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि यस उनकी डाइवोर्स हो गई। कैसे, मतलब दुनिया में वैल्यूज़ क्या क्या इतना फुकदान है कि हम अपने गम, क्या माँ बाप को गम नहीं होता अगर बच्चे किसी ऐसी टूट फूट का शिकार होते हैं, या बेहिसी का दौर है? नहीं, आप जुनैद सफदर और उनकी मिसेज, उनके फ्यूचर के लिए हम दुआ कर सकते हैं। ये हमें जनरली हमारी सोसाइटी को देखना होगा। आप ओवरऑल देखें पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी ये जो सेपरेशन और डाइवोर्स की रेशियो है बहुत बढ़ गई है। इस वक्त उनका पर्सनल मामला है, इस पे मजीद बात भी हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में ओवरऑल ऑब्वियसली ये चीज़ इसमें इजाफा हुआ है, और उसमें एक बड़ी वजह ओपननेस है, उसमें मीडिया है, उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें फिर ये है कि हमारे पास लोगों के पास पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, इक़्तिदार, इख्तियार, चीज़ें, ये सारे आम लोगों के बच्चे बच्चियों के पास लेटेस्ट जदीद अपना आ गए टेलीफोन और सारी सहूलतें। तो उसकी वजह से हमें उस तरह जो एक उनकी मेंटल ग्रोथ या मेंटल हेल्थ की है उस पर हम काम नहीं होती।
हालांकि सैफुर रहमान साहब को अपनी बेटी के लिए या मरियम सफदर को अपने बेटे की मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देने के लिए या उनकी ग्रूमिंग के लिए या उनकी काउंसलिंग के लिए, इनके पास तो दुनिया के बेहतरीन काउंसलर मौजूद थे। अरबों रुपए के असासाजात हैं मरियम नवाज के भी और अरबों रुपए के मालिक हैं सैफुर रहमान भी। इनके पास कोई कमी नहीं थी। ये दुनिया का महंगे से महंगा काउंसलर और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स और वो सारी सहूलतें अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन अगर उनकी नहीं बनी तो अच्छी बात है कि उन्होंने ज्यादा इसे ड्रैग करने की बजाय इस वक्त एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अनाउंस भी खुद जो है सफदर ने कर दिया है तमाम उन अफवाहों से और उस फासाद फैक्ट्रियों से बचने के लिए। अच्छा किया है उसने, बच्चे ने खुद अनाउंस कर दिया है। इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी पे, हमारे लोगों में हेल्थ पे, जो मेंटल हेल्थ है और इस तरह के हमारे सोशल इश्यूज हैं, उस पे काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया फयाज वीराना साहब। यहाँ से आप अपना आखिर में कंक्लूड कीजिएगा प्रोग्राम को, जैसे भी आप कंक्लूड करना चाहते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस पे हमास पे और इसराइल पे बात मैं बिल्कुल करना चाहती थी, बिल्कुल हमारे लोगों को इसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मामला क्या है। बिल्कुल जरूर करें। बेसिकली ये जो गजा की पट्टी है जहां से हमास पे जिसका कब्जा है, वो एक बहुत छोटी सी पट्टी है जो तकरीबन 42 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर वाइड है। और 12 किलोमीटर भी थ्रू आउट नहीं है, कुछ जगहों पे वो 5 किलोमीटर सिर्फ वाइड है। इतनी छोटी सी वो इलाका है जिसमें तकरीबन 15 से 20 लाख फलस्तीनी रहते हैं। उस छोटी सी पट्टी पे जहां हमास का कब्जा है, वहां पिछले सैटरडे को अचानक सुबह 4-5 बजे के वक्त इन्होंने अटैक किया हमास वालों ने। और ये पहली दफा हुआ है कि इसराइल की अपनी मोसाद और उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनको सपोर्ट हासिल है अमेरिका के इंटेलिजेंस का और दुनिया की बेहतरीन इक्विपमेंट है उनके पास, वो सारे फेल हो गए और अचानक उन्होंने हमला किया और वो 10 से 15 किलोमीटर अंदर दाखिल हो गए फलस्तीन के एरिया में। वो ग्लाइडर्स के जरिए उन्होंने, आपने वीडियोस देखी होंगी, ग्लाइडर्स के जरिए उन्होंने लैंड किया। फिर उन्होंने वो जो दीवार थी दरमियान में, दीवार तोड़ी, वहां गए और वहां से उनके लोगों को अगवा करके अपने साथ ले आए अपने इलाके में। एक अंदाजे के मुताबिक 30 तकरीबन जहाद इस्लामी वालों के पास हैं, 100 से ज्यादा लोग हमास के पास हैं जो इन्होंने वहां से उन्हें अगवा करके लाए हैं। 130 से 150 लोग वहां अगवा कुनंदगान में हैं। उनमें बड़े इंपॉर्टेंट और अहम लोग हैं और उसमें कुछ फॉरेन नेशनल भी हैं, सारे इसराइली नहीं हैं, कुछ दूसरे कंट्री से भी उनका ताल्लुक है। अब इसराइल का मसला यह है कि वो अपने लोगों के लिए कहां तक जाता है ये जो अगवा कुनंदगान है, और इनको अगवा करके लाना क्यों जरूरी था। क्यों कि उन्होंने माजी में भी ये जो हमास वाले हैं या जितने भी फलस्तीनी जिहादी ग्रुप हैं वहां, इन्होंने हमेशा जब भी कभी अगवा किए हैं वहां अगवा करके फिर ये उनके साथ डील करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत फिर चलती है। इस दफा एक बड़ी तादाद में ये लोग अगवा करके वहां से ले आए हैं। 150 बंदा कोई कम नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक इनके थे समीर कंतार, एक अफगान फलस्तीनी जिहादी थे, यंग अर्ली 20s में थे। इन्होंने कुछ अर्सा पहले समुंदर के रास्ते अटैक किया इसराइल के इलाके में और वहां से वो 3 बंदे अगवा करके ले आए। ये खुद 3 बंदे थे अटैक करने वाले, बाई सी गए थे, 3 बंदे अगवा करके ये ले आए। जब वापस ये आ रहे थे इन पे इसराइली फोर्सेस ने अटैक किया और इन्होंने इनके 3 बंदों में से 2 बंदे मर गए, एक बाप था और एक बेटी थी, तीसरा बंदा बच गया था। इसी दौरान उस झड़प में उन्होंने समीर कंतार को अरेस्ट कर लिया और समीर कंतार पे ये इल्जाम लगाया कि तुमने इस बाप और बेटी को तुमने मारा है। समीर कंतार को उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद समीर कंतार को इसराइल की फोर्सेस से रिहा कराने के लिए एक दफा अलेक्जेंड्रिया के इलाके में एक शिप को अगवा करने की कोशिश की इन फलस्तीनी जिहादियों ने। समीर कंतार इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। बाद अज़ां फिर समीर कंतार को उन्होंने छुड़वाने के लिए एक और इन्होंने एक प्लान बनाया था कि 2 फौजियों के जनाजे जा रहे थे उनके उस इसराइल के इलाके में, तो फौजियों के जनाजे पे अटैक करके इन जिहादियों ने, हमास के जिहादियों ने उन 2 डेड बॉडीज को कैप्चर कर लिया और वो डेड बॉडीज अपने इलाके में ले गए। अब उन 2 डेड बॉडीज को वापस हासिल करने के लिए 2 साल तक इनके मुज़ाकरात होते रहे हमास के साथ इसराइलियों के। 2 साल बाद उन्होंने एग्रीमेंट ये किया कि समीर कंतार को आप रिहा कर दें और कुछ और कैदियों को, उसके आप बदले में हम आपको ये 2 डेड बॉडीज वापस कर देते हैं। इसराइल अपनी 2 डेड बॉडीज के लिए की वापसी के लिए भी समीर कंतार जैसे खतरनाक कैदी को रिहा करने पे आमादा हो गया। इसलिए उन्हें पता है कि इसराइली अपने शहरियों के लिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उनके लिए वो किस हद तक जाता है मुज़ाकरात में। अब ये 150 इसलिए पकड़े गए हैं और जब समीर कंतार वापस गए तो उनका वार्म वेलकम हुआ और उन्हें फिर प्रमोशन मिली और बड़ी, हत्ता कि वो ईरान के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अहमदी नजाद, उन्होंने उन्हें मेडल दिए
और पता नहीं दुनिया भर से उन्हें मेडल दिए गए समीर कंतार को, और इस वक्त समीर कंतार हमास में बहुत आला ओहदे पर हैं। ये सिर्फ एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि वो अपनी 2 डेड बॉडीज को वापस लेने के लिए अगर इस हद तक जा सकते हैं, तो अब तो 150 बंदे हमास के हाथ में हैं, तो हमास ने इसलिए वो बंदे अरेस्ट वहां से वो अगवा करके लाए हैं। अब मसला ये है, उनके लिए एक परेशानी ये बनी हुई है कि ये असला कहां से आ रहा है। असला अब जो है, आपको याद होगा कि हमारे TheIntercept.com ने एक स्टोरी छापी थी कि यूक्रेन में पाकिस्तान ने असला बेचा है अमेरिका को, और अमेरिका ने वो असला यूक्रेन में जाके इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, और वहां से जो गोलियों के खौल मिले हैं उन पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। और आज कतर के आर्मी चीफ इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और हमारे आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। इस वक्त कतर ने और अमेरिका ने हत्या के उन्होंने ईरान को भी थ्रेट नहीं, किया आप रिपीट करें, कतर के जो चीफ हैं वो कतर का एक्टिव होना, नहीं, आप इसको रिपीट करें, आवाज कट गई थी। कतर के चीफ होना, पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और हमारे आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। हमें इस वक्त बहुत मुहतात तरीके से चलना होगा, क्योंकि हमसे असला अब फिर मांगा जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये जो स्मॉल एमिनेशन होता है वो बहुत बड़ी तादाद में हम बना रहे हैं, और हमारा बहुत अच्छा उसकी रिप्यूट अच्छी है वर्ल्ड मार्केट में। हमसे असला खरीदने की कोशिश की जाएगी, मे भी कतर खरीदे, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा ये यूज कहाँ जाके होगा। इसलिए अल्लाह ना करे कि कल फिर कहीं फलस्तीन या इसराइल के इलाके में से कुछ गोलियों के खौल मिले और उन पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। हमारी गवर्नमेंट को, अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, वो तो खुल के सामने आके बताती कि हमारा क्या मौकफ है। अब चूंकि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है, और उनकी मजबूरी ये है कि वो खुला के सामने आके बैठ नहीं सकते और अपना मौकफ दे नहीं सकते। हमारे जो काकड़ साहब हैं वो तो कहीं सोए पड़े हैं, और वजीर खारजा सलीम अब्बास जिलानी साहब को यही गम खाया जा रहा है कि वजीर आजम तो मैंने बनना था, मुझे वजीर खारजा पे रखा दिया गया है, और मेरे हाथ में फिर भी कुछ नहीं है। अमल दरामद तो किसी और का होता है, अहकामात कहीं और से आते हैं, और आर्मी चीफ खुद ही मुलाकातें करते हैं और वहां से ही फैसले होते हैं। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन कल जुम्मे वाले दिन जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने एहतजाज का अनाउंस किया हुआ है, जमात इस्लामी वालों ने अनाउंस किया हुआ है, और सैटरडे वाले दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फलस्तीनियों के हक में मुजाहरों का ऐलान किया हुआ है। पाकिस्तान में वेव तो फलस्तीन के हक में है, लेकिन हमारी जो हुकूमती ज़ुआमा हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, और उनको ये भी मजबूरी नहीं है कि वो पब्लिक के सामने आके बताएं कि हम क्या फैसले कर रहे हैं। वो सिर्फ ड्राइंग रूम्स तक और मीटिंग खेल रहे हैं। अल्लाह ना करे उनके यहाँ से कोई ऐसा फैसला हो जो हमारी अवाम की राय के खिलाफ हो। जी, अभी सर आपने जो चीफ ऑफ द स्टाफ का जब जिक्र किया कि उन्होंने पाकिस्तान, आपने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया कि वो पाकिस्तान से गोलियां लेंगे, मैं भी आपको अंदर की रिपोर्ट बताती हूँ कि एक्चुअली कतर ने अपनी बेसिस दी हुई है सऊदी अरेबिया को, तो शायद कि कतर अब ये चाहता है, सॉरी, कतर ने अपनी बेसिस दी हुई है यूएसए को, अमेरिका को अपनी बेसिस दी हुई है, और कतर अब ये चाहता है कि कतर जो है वो यूएसए से अपनी बेसिस वापस ले ले और अपनी नेवी तैयार करे, जो कतर के पास अपनी नेवी नहीं है। और शायद कतर एग्जैक्टली सेम सर्विसेज पाकिस्तान नेवी की हासिल करना चाहता है, जो एक ज़माने में पीआईए जब बड़ी सक्सेसफुल हुआ करती थी तो पीआईए की वो जो सर्विसेज दुनिया हासिल करती थी। तो यस, आप कह सकते हैं कि गोलियां पर मेरा ख्याल है कि दिस हैज़ इट कैरीज वेट कि अमेरिका जो है वो कतर की अपनी बहरिया नहीं है, उनकी बेसिस वो रन कर रहा है, और कतर पाकिस्तान की नेवी को चाहता है कि वो उनकी नेवी प्रिपेयर करे और ट्रेन करे। लेट्स सी एंड होप। अभी इसमें सऊदी अरब का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लीड सऊदी अरब करता है। सऊदी अरब ने जो इनको, सऊदी अरब का भी जो ताज़ा तरीन मामला हुआ है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि यूएन में भी नाकामी हुई है अमेरिका को, क्योंकि रूस और चीन वहाँ एक साइड पे हो गए हैं। तेल की कीमत भी कम छिड़ा था जब नेतन्याहू ने वहाँ एक नक्शा लहराया था जिसे नॉर्मलाइजेशन का खाका उन्होंने पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि इंडिया से लेकर यूरोप तक हमारा हाथ होगा और हम आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सऊदिया को उस वक्त तो समझ नहीं लगी कि ये क्या कर रहे हैं। अब सऊदिया ने थोड़ा सा स्टैंड लिया है, और सऊदिया का 2 नुकाती मुतालबा है उनका। एक मुतालबा उनका ये है कि वो कहते हैं 2 स्टेट हल मांगा है सऊदिया ने, कि एक फलस्तीन की स्टेट, एक इसराइल की स्टेट, 2 स्टेट सोल्यूशन एक उन्होंने कहा है। दूसरा सऊदिया कहता है कि हमें सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए कि हमारा क्या होगा। अब सिक्योरिटी की गारंटी अगर अमेरिका ने इसराइल की कीमत पर सऊदी अरब को या दूसरी गल्फ स्टेट्स को देनी है, तो ऐसे मौके पे उन्हें सोचना होगा कि क्या हमारी सिक्योरिटी फिर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। अगर कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना है।
हाँ, इस वक्त हमारा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जो खुल खुला के बात कर सके। क्योंकि अभी इमरान खान ने तो फलस्तीनियों के हक में उस वक्त भी बयान दिया था, अब भी उनका अंदर से वकीलों के जरिए बयान आ गया है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह खामोश हैं जिस तरह पिछले एक हफ्ते से मलाला खामोश थी, और अब बिल आखिर मलाला ने एक बड़ा टेम सा एक बयान दे भी दिया है, मजबूरी से, बामरे मजबूरी। साफ नजर आ रहा है कि क्योंकि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है कि कहाँ है वो इंसानी हकूक की चैंपियन मलाला यूसुफजई, तो अब मलाला को बयान देना पड़ा है। लेकिन उस तरह मलाला ने बयान नहीं दिया जिस तरह मुसलमान कौम, मुसलमान लोग दुनिया के एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब से या हमारे आसिफ अली जरदारी या हमारी कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो मेन बड़े इस वक्त टॉप पे हैं, जिनके पीछे 4 लोग चलते हैं, उनमें से कोई भी उस तरह खुल खुला के बात नहीं कर रहा जिस तरह इमरान खान से लोगों की तवक्को थी। और इमरान खान से इस वक्त भी पाकिस्तान में वो वायरल हो चुकी है वीडियो, जो यहाँ न्यूयॉर्क में किसी कोई टर्किश बंदा था गाड़ी में, उसने अपनी गाड़ी के पीछे इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई थी और स्टॉप साइन पे रुका और उसके साथ वीडियो बना रहा था, साथ वाली गाड़ी में कोई पाकिस्तानी, और उसने उससे पूछा कि तुमने इमरान खान की तस्वीर अपनी गाड़ी के पीछे लगाई हुई है, कौन हो तुम? उसने कहा मैं टर्किश हूँ। उसने कहा तुमने इमरान खान की तस्वीर पीछे क्यों लगाई है? उसने कहा आई लव हिम। और फिर उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी कौम को मेरा मैसेज दे दो कि डोंट मिस दिस पर्सन, ही इज आवर लीडर, ही इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम नेशन। अगर इस तरह लोगों के दुनिया भर में जज्बात हैं इमरान खान के, तो हमें तो उस लीडर को एक एसेट के तौर पर यूज करना चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में से हर कोई अपने जाती वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं, वो इंटरेस्ट जो हमने अपनी वेस्ट के साथ, अपने सीने के साथ, अपनी छाती के साथ लगाए हुए होते हैं, अपने जाती मफादात होते हैं, छोटे छोटे फायदों और नुकसानों के लिए हम इतने बड़े लीडरशिप को और इतने बड़े लीडर को, जिसको दुनिया बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर मिले, बगैर जाने दुनिया उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, हम उस लीडर को बिहाइंड द बार हमने रखा हुआ है और हम उसे एक्सरसाइज तक नहीं करने दे रहे। क्योंकि इन सारे जितने बड़े लोग थे, उन आली दिमाग जो थे, उनको ये बताया गया है कि इमरान खान को तोड़ने का एक ही हल है कि उसे वर्जिश ना करनी दी जाए। अगर उसे फिजिकली आप तंग करेंगे, वर्जिश नहीं कर पाएगा, तो वो मेंटली कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का सारा राज इसमें है कि वो वर्जिश रेगुलर करता है। 18 साल की उम्र से, जब से वो क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट उसने खेलनी शुरू किया, उस दिन से लेकर 72 साल की उम्र तक उसने कभी एक्सरसाइज का नागा नहीं किया। उसे आप एक्सरसाइज करने से रोक देंगे तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होगी, जिस तरह आप कह रही है कि वो कमजोर हुए हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होगी तो मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर होगी, मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर होगी तो वो टूट जाएंगे और फिर वो आपसे टेबल पे बात करने के लिए तैयार होंगे। ये फार्मूला लेके आप वो चल रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक फार्मूला है ये। बहुत शुक्रिया। हम हमास से निकले तो फिर एक दफ़ा पाकिस्तान जाके फंस गए, मगर मैं यहाँ पे ये आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, पूरी दुनिया जो है इस वक्त फ़लस्तीन का साथ देने के हक़ में नहीं। आप देखिएगा अमेरिका ने आज डोनाल्ड आपके जो बाइडन ने जो बयान दिया है, इट वाज सिर्फ व्हाट्सएप, और वो उनको देख के उनके अपने 2 सीनियर एहलकारों ने भी कहा है कि उसकी कोई तस्दीक नहीं कर पाए। कनाडा में हर पार्टी ने, कोई भी, चाहे वो मेयर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, ऑपोजिशन तक, सब ने इसराइल का साथ दिया है। इंग्लैंड की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, मगर कनाडा में वाहद एक शख्स है, और हमारे मुसलमान जो सलमा जाहिद ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने भी ओप्रेस्ड, जो कि चाहे वो ज्यूइश हैं चाहे वो पैलेस्टीनियन हैं, उनका साथ दिया है। एक जो एनडीपी की मुस्लिम हैं साले जामा, उन्होंने जो बयान दिया है, जिसके ऊपर उनकी पार्टी ने भी उनकी कलाई के ऊपर थोड़ा मरोड़ा दिया है, और हमारे जो प्रीमियर हैं उन्होंने भी कि वो उसको रिज़ाइन करना चाहिए, हालांकि शी डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। उसने जो ओप्रेस्ड लोग हैं उनका साथ दिया है। वेयर एज एनडीपी ने कहा है कि जो पार्टी का स्टैंस है उसको शी हैज़ टू फॉलो द पार्टी स्टैंस। तो आप दुनिया के किसी भी लीडर की बात कर लें, ख़ास तौर पे यूरोप के और मगरिब के, नन ऑफ देम सपोर्टेड पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन को चाहिए क्या? वो तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि एक जो अरब लोग हैं, जो 10 करोड़ लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हैं इन द वर्ल्ड, उसमें से 50% यूनाइटेड नेशंस के साथ रजिस्टर्ड है, उनको वहाँ वापस आने दिया जाए, ताकि अगर कभी रेफरेंडम हो या वोटिंग हो तो वो वोट डाल सकें। वेयर एज पूरी दुनिया से यहूदियों को जाके पैलेस्टाइन में आबाद करके, वहाँ तो वो लोग थे ही नहीं, उनको पूरी दुनिया से आबाद किया गया, तो उन फ़लस्तीनियों को ये हक भी नहीं दिया जा रहा। मगर दुनिया में किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। आपके कैनेडियन गवर्नमेंट जिसके बारे में हम कहते हैं, उनको भी नहीं नज़र आ रहा।
70-75 साल से फ़लस्तीनियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, अब तक 1,15,000 ऑन रिकॉर्ड शहीद हो चुके हैं फ़लस्तीनी। और उसके बाद भी मैं एक स्पीच अगले दिन सुन रहा था, हमारे कंजर्वेटिव के लीडर हैं पियर पोलिवर, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा उन्होंने कहा है हम इसराइल है। अब पता नहीं ये फिक्रा उन्होंने कहाँ से उठाया है, ये उर्दू का फिक्रा है या अरबी का फिक्रा है, उन्होंने कहा हम इसराइल है। अगर उसके बाद हमारी लीडरशिप ने, कनाडा की लीडरशिप ने ये कहना है कि हम इसराइल है, इसका मतलब है जो कुछ इसराइल के साथ हो रहा है समझो हमारे साथ हो रहा है और हम इसराइल के साथ हैं, हम ही इसराइल हैं। अगर ये मौकफ हमने लेके चलना है तो वो तो चलें हम अमेरिका के, क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं और उनके इत्तेहादी हैं, मुस्तकिल इत्तेहादी हैं, हमने शायद साइन करके कहीं दिए हुए हैं कि उनके साथ ही चलना है, चलें एनी हाउ। लेकिन मैंने तो अपनी फिक्र करनी चाहिए। इस ट्यूसडे वाले दिन कनाडा को, इंडिया वालों ने, कैनेडियन जो हमारे वहां डिप्लोमेटिक स्टाफ था, 2/3 उनको इस मंगल की शाम तक इंडिया छोड़ देने का कह दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। और उन्होंने कहा था आप निकल जाएं यहां से, वी डोंट नीड यू, क्योंकि आप पहले ही यहाँ ओवर हैं, जरूरत से ज्यादा कैनेडियन स्टाफ यहाँ मौजूद है। 2/3 को कनाडा, इंडिया छोड़ देने का कह दिया गया है। हमें तो वो फिक्र करनी चाहिए और हमें वो एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं। हमें ये कहा गया है कि जिस तरह वहां से कैनोला ऑयल आपका चाइना ने बैन किया था, जब वाइवा के चीफ एग्जीक्यूटिव को आपने, उनके डायरेक्टर फाइनेंस को आपने अरेस्ट किया था ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में 2-4 साल पहले, तो उन्होंने आपका कैनोला ऑयल बैन कर दिया था। हम भी, इंडिया ने कहा है कि हम भी जितना कनाडा से कैनोला ऑयल और दूसरी ग्रेन्स और दालें और बाकी चीजें आती हैं हम बैन कर देंगे, हम उनकी इंडिया में इंपोर्ट बंद कर देंगे। हमें उस तरह की धमकियां मिल रही हैं। हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हमें इंडिया जैसे मुल्क में, जिसके स्टूडेंट्स यहाँ संभाले नहीं संभलते, जिनके लोग यहाँ वर्क वीजों के लिए मरते हैं और जिनके लोग यहाँ हर दफा जितनी इमिग्रेशन होती है उनमें टॉप 4 में इंडिया होता है, बल्कि शायद सबसे ऊपर इंडिया होता है, दूसरे नंबर पे कहीं चाइना, तीसरे पे फिलीपीन और 5वें 6ठे पे कहीं पाकिस्तान का नंबर आता है। इमिग्रेंट्स भी सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं, स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं, ट्रेड भी हमारा को $10 बिलियन से ज्यादा इंडिया के साथ है, कनाडा का। हमारा सब कुछ इंडिया के साथ है और इंडिया हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को कह रहा है कि आप कनाडा छोड़ जाएं, यू ऑल आर पर्सना नॉन ग्राटास, आप नापसंदीदा शख्सियात हैं, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा लोग यहाँ इंडिया में आके बैठ गए हैं कैनेडियन। अब कैनेडियन ने ये दिन देखने थे कि इंडिया ने अपनी जमीन हमारे लोगों पे और हमारी डिप्लोमेटिक कोर पे तंग करनी थी। अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे लीडरान को तो वो फिक्र करनी चाहिए कि इंडिया के साथ जो मैच हमने शुरू किया है उसे किसी नतीजे पर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। आखिरी चीज़ को मैं ख़त्म करते हुए कि अभी आपको पता ही होगा कि G20 के हवाले से 2 रोज़ा G20 के इजलास में सुना है कि कनाडा शिरकत करेगा कि नहीं करे। भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने G20 की तमाम अरकान को दावत दी और शिरकत का फ़ैसला उनका होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखना होगा कि आया कनाडा से कोई शिरकत कर या नहीं, क्योंकि पार्लियामान से जो स्पीकर हैं वो शरीक नहीं हो सकते। तो इट्स इन स्ट्रेस्ड फॉर्म में है। मगर आपको पता ही है कि इंडिया के जयशंकर जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में आए हुए हैं। हमारी वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली जो हैं वो बिहाइंड द डोर उनसे मिलने के लिए अमेरिका पहुंची भी हुई हैं। तो कमरे के पीछे कुछ न कुछ हो ज़रूर रहा है। मगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस आर पुअर एंड वीक। हम उनके मुताबिक इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, दे विल मेक कनाडा वर्क अकॉर्डिंग टू देम। अभी जब हम हमास की बात कर रहे थे और फ़लस्तीन की, तो उसमें मुझे याद नहीं रहा आपको मेंशन करना कि जहां दुनिया भर में हमास और फ़लस्तीन के इशू पे अपनी अपनी लोग सियासी मौक़िफ़ के आईने से उसी तनाज़र में देखते हैं सूरत हाल को। हालांकि वो एक इंसानी अलमिया है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तकरीबन 1500 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसी तरह इसराइल की तरफ देखें तो वहाँ भी वो बताते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग उनके मारे गए हैं। पता नहीं वो भी शहीद कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन जो भी गए हैं इसमें नहीं होना चाहिए था जैसा भी हुआ है। अब इस ऐसी सूरत हाल में भी आपने BBC, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड करती है, उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। उन्होंने एक ब्रिटिश अखबार में पूरा आर्टिकल आया है इस पे, उसमें उन्होंने कहा है कि रॉयल फैमिली और ब्रिटिश गवर्नमेंट BBC को मजबूर कर रही है कि वो हमास को दहशतगर्द तंजीम लिखे, लेकिन आखिरी वक्त तक BBC वाले इस बात पर कायम हैं कि हम उन्हें अस्करियत पसंद लिखेंगे, हम उन्हें दहशतगर्द नहीं लिखेंगे। तो स्टैंड लेने वाले लेते हैं अगर उन्हें कोई अपनी जर्नलिज्म का, अपने एथिक्स का कोई ख्याल हो। लेकिन पाकिस्तान में फिर बात पाकिस्तान की तरफ आएगी। आपको पता है कि सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू जिस तरह पहले रोका गया, फिर पूरे पाकिस्तान में लोगों ने
इस पे हम सब सहाफियों ने इस पे फख्र का इजहार किया कि डॉन ने कमाल कर दिया, डॉन टीवी ने और डॉन न्यूज़पेपर ग्रुप ने, कि उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि एक हाजिर सर्विस कर्नल जो है सदाकत अब्बासी को लेके उनके स्टूडियो में किस तरह आया और किस तरह उन्होंने गन पॉइंट पे एंकर से भी इंटरव्यू करवाया और इंटरव्यू देने वाले को भी गन पॉइंट पे इंटरव्यू कराया। तो लोगों ने बहुत तारीफ की डॉन की, लेकिन डॉन वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और 3-4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वही इंटरव्यू ऑन एयर कर दिया। और उस दिन आरफा नूर जो खुद पाकिस्तान की बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंग्लिश न्यूज़ इंग्लिश मीडिया में, इसके अलावा वो डॉन पे ही एक प्रोग्राम करती हैं आरफा नूर, उन्होंने ट्वीट किया था कि सहाफत का जनाजा है बड़ा धूम से निकले। जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा था उसके 40th मिनट में के दौरान ट्विटर पे जाके आरफा नूर का जब्त का पैमाना टूट गया और वो खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज में लिखती रही हैं, डॉन में लिखती रही हैं, डॉन न्यूज में एज एन एंकर पर्सन प्रोग्राम करती हैं, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं। उन्होंने लिखा जबकि सहाफत का जनाजा है बड़े धूम से निकले। तो उसके अलावा फिर पाकिस्तान भर में जहां जहां किसी को सहाफत का कोई कदर होती है, कोई कीमत होती है, कोई एहसास था, सब लोगों ने इसको कंडेम किया कि ये डॉन वालों ने क्या किया। अब सुना है कि शेख रशीद साहब का कहीं इंटरव्यू कराने का प्लान बन रहा है, सुना है कि फरूख हबीब साहब का कहीं इंटरव्यू कराने का प्लान बन रहा है। चलिए आप चिंता ना मैं तो कहता करें, हूं कि जिस के इंटरव्यू इन्होंने कराने हैं करा दें। लिटरली इमरान खान को कहें कि भाई तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ एक बंदा भी नहीं रहा और सब बंदों को उससे अलग कर दें। उसके बाद लोगों को कहें कि हाँ इलेक्शन है और इमरान खान से कहें एक सादा कागज लो, इस कागज पे अपने कैंडिडेट्स के नाम लिख के हमें पकड़ा दो, देखते हैं लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं कि नहीं चलते। आप उसके साथ जितने लोग हैं उनको खत्म कर दो, हटा दो। क्यों इस तमाशे में रखा हुआ है पूरी कौम को? आपने हटाने ही है ना। और आप ये समझते हैं कि शायद ये वोट इन लोगों का है, ना फरूख हबीब का वोट है, ना सदाकत अब्बासी का वोट है। सदाकत अब्बासी से पूछ लें, इंटरव्यू देने के बाद वापस अपने हल्के में गया होगा, लोगों ने किस तरह उसका इस्तकबाल किया होगा और लोगों ने उसको क्या कहा होगा। और सदाकत अब्बासी की मां की वो चीख जिसमें वो आखिरी फिक्रे में कहती है कि हाय पुत्र तू केरे जालमां दे हत्थे चढ़ गए हैं। अब उन जालमों को भी सोचना चाहिए कि अगर माओ ने अगर इस तरह की आहें भरनी है उनके लिए और वो आहें पूरे पाकिस्तान में आम होनी है। आप देखें उस मां की एक जब सदाकत अब्बासी वापस जाके अपनी मां को मिल रहा है और उसकी मां अपनी पुठवारी जबान में कह रही है कि बेटे तुम किन जालमों के हत्थे चढ़ गए थे। अब जालमों के हत्थे चढ़ गए थे का मतलब क्या है? हमें कहा जाता है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लें, हमें कहा जाता है कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ना लें, हमें कहा जाता है कि अपने प्रोग्राम्स में आप DGISI का नाम ना लें। लेकिन उस मांग को आप कैसे रोकोगे जो ऑन एयर कह रही है और वो फिर पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है कि बेटा तुम किन जालमों के हत्थे चढ़ गए थे। और उसका सबूत ये भी है कि मंसूर अली खान जो एक और एंकर पर्सन है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जिस दिन सदाकत अब्बासी साहब को अगवा किया गया, पहले अगवा बराए तावान होता था, अब अगवा बराए बयान होता है। जिस दिन उन्हें अगवा बराए बयान किया गया उससे एक दिन पहले, एग्जैक्ट 24 घंटे पहले, मंसूर अली खान कहते हैं मेरे टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के सदाकत अब्बासी इमरान खान को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान ने हमें कभी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करें या पाकिस्तान के फौज पर हमला करें या पाकिस्तान के जो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां अटैक करें। सदाकत अब्बासी 24 घंटे पहले ये बयान दे रहे हैं टेलीविजन पे बैठ के, उसके बाद अगवा बराए बयान होते हैं और उसके बाद फिर बरामद होते हैं 24-25 दिन बाद, जब उनकी ब्रेन वॉशिंग हो जाती है और उन्हें मजबूर कर दिया जाता है। पता नहीं उन्हें कौन कौन सी ऑडियोज दिखाई गई होंगी, पता नहीं कौन कौन सी। आप फिक्र ना करें कि जितने लोग उल्टा काम करते हैं दुनिया मकाफात मतलब हर एक के सामने इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। झूठ है। आपने कहा कि सहाफ़त का जनाजा, मैं तो कहती हूँ वैल्यूज़, इक़दार, इखलाक, किरदार, सबका जनाजा। और मज़े की बात ये कौम में से कौम का जनाजा निकल गया। हर इंसान को अपनी पोजीशन का लालच है। बहुत शुक्रिया आपका। वी आर डेफिनेटली वेरी मच आउट ऑफ टाइम। जनाब फयाज़ विलाना साहब, क्विक 30 सेकेंड मैसेज अगर कोई देना चाहते हैं। सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी कौम को पेशेंटली देखना चाहिए और स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे इस वक्त फोकस ज़्यादा इसलिए है। अभी हमारे दोस्त सीनियर साफ़ी सोहेल वड़ाइच अमेरिका कनाडा के दौरे पे आए हुए हैं। उन्होंने एक स्पीच की वहाँ अमेरिका में और उसको कंटेक्स्ट के हट के बयान किया गया, सिर्फ एक फिक्रा लेके पब्लिक कर दिया गया। हालांकि वो मजाक में बात कर रहे थे और वो कतन ऐसे नहीं है। मुझसे जब कभी भी किसी भी इंटरव्यू में लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एंकर पर्सन, कोई ऐसा मीडिया पर्सन जिसको आप समझें कि वो न्यूट्रल मौकफ बयान कर सकता है या बयान करता है, तो मैंने सोहेल वड़ाइच का हमेशा नाम लिया और मैंने कहा कि सोहेल वड़ाइच के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो बंदा किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। अगर वो एक वक्त पे पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहा होता है या मुस्लिम लीग नून की तारीफ कर रहा होता है तो साथ वो PTI की अपना बयान खत्म करने से पहले वो PTI की भी एक तारीफ कर देता है। अगर वो PTI की तारीफ कर रहा होता है तो वो मुस्लिम लीग नून की भी कोई अच्छी बात बयान कर देता है।
वो बैलेंस जर्नलिज्म करता है और बैलेंस जर्नलिस्ट है। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने, शहबाज गिल ने वहां से पहले उठाया मामला, और कुछ लोग शहबाज गिल को आंखें बंद करके सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर हैं, वो एक पार्टी का मौक़िफ़ अच्छा बयान कर लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों का या ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ अच्छी तरह बयान नहीं करते, क्योंकि वो एक पार्टी के स्टैम्प्ड लीडर हैं। इसलिए उनकी बात पे ना जाएं। आप सुहेल वड़ाइच से, लोग जो मिले हैं यहाँ या जिनका इंटरेक्शन हो रहा है उनसे, सुहेल वड़ाइच अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई भी है तो अब उन्हें माफ कर दिया जाए कि उन्होंने इतनी वजाहत कर दी है इस बात को। वो कहते हैं, इस हद तक उन्होंने वजाहत कर दी, उन्होंने कहा मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के बराबर समझता हूं, क्योंकि ये कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ही थे ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर जब वो लंदन में रह रहे थे, और वहां उन्हें पाकिस्तान का आइडिया आया और वो पाकिस्तान गए, इंडिया गए वापस, और वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान चलाई और पाकिस्तान हासिल किया। सुहेल वड़ाइच ने यहां तक कह दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का करिश्मा है पाकिस्तान का उसूल। अब तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को सुहेल वड़ाइच से राजी हो जाना चाहिए। सुहेल वड़ाइच साहब अभी कैलगरी में हैं, कल फिर वापस आ रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ फिर लोगों से उनके राब्ते होंगे और बातें होंगी। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से डिफरेंट बिहेव करना है। हमें वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं टिट फॉर टैट करने वाले, हम उस तरह हमें बिहेव नहीं करना। हमें बताना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में और पाकिस्तानियों में क्या फर्क है। बहुत शुक्रिया कहते हैं फयाज भाई, आप ज्यादा है, हमने दुनिया देखी हुई है, हमें बिहेव भी बेटर करना है। आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं, दिन में ख्वाब देख रहे हैं। ये जितने पाकिस्तानी मेरे समेत यहाँ हैं या वहाँ हैं या वहाँ हैं, उसी फैक्ट्री की पैदावार है, वही मॉरल फाइबर लेके यहाँ आए हुए हैं। हमारी इश्यूज पे बात नहीं होती, हम तो सिर्फ ज़ाती दुश्मनी के ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फयाज भाई, फयाज बेलाना साहब का बहुत शुक्रिया।